क्या आप भी रोज़ सुबह उठकर तकिए पर बाल देखते हो? या फिर कंघी करते वक्त हाथों में बालों का गुच्छा आ जाता है? या फिर नहाते वक्त ड्रेन में बाल जमा हो जाता है? क्या आप भी इन सभी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होम्योपैथी सच में हेयर फॉल में मदद करती है या फिर सिर्फ ये एक मिथ है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेयर फॉल आज के टाइम में सिर्फ एडल्ट्स की ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स और यंग पीपल में भी बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। लेकिन हेयर फॉल के पीछे का असली रीज़न क्या है? क्या ये सिर्फ शैम्पू बदलने से चेंज हो सकता है या फिर कुछ अदर टाइप के मेडिकेशन लेने से चेंज हो सकता है? तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं हेयर फॉल से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो शायद आपने किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं सुना होगा। तो बात करते हैं हम फैक्ट नंबर 1 की। हेयर फॉल एक डिसीज़ नहीं है बल्कि ये एक सिम्टम है। यहाँ पर एक सबसे शॉकिंग फैक्ट ये आता है कि हेयर फॉल को हम एज अ डिसीज़ ना मान के अगर एक सिम्टम माने तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हेयर फॉल अक्सर हमारे बॉडी के किसी और इशू के सिग्नल को इंडिकेट करता है। जैसे हेयर फॉल अक्सर कॉमनली क्यों होता है? स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से हो सकता है, पुअर स्लीप की वजह से हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है हमारी बॉडी में, और पुअर डाइट एंड कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री में रहे हो, और थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है, रीसेंट इलनेस या फिर फीवर की वजह से भी हेयर फॉल होता है। इसलिए हर हेयर फॉल के पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो सेम नहीं हो सकता है। तो अगर हम फैक्ट नंबर 2 की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो होता है वो हेयर फॉल का हिडन विलन होता है। सोचिए, आपको एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो, आपको रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो, आपको कैरियर की टेंशन हो रखी हो, और स्क्रीन टाइमिंग भी, एक्सेसिव स्क्रीन टाइमिंग भी हमारे हेयर फॉल को ट्रिगर कर सकता है। इसलिए जब भी स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है तो हमारे हेयर का जो नॉर्मल ग्रोथ साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस वजह से कभी कभार एक्सपेंसिव शैम्पूज़ या फिर एक्सपेंसिव मेडिकेशन भी हेयर फॉल को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे स्कैल्प में नहीं होती है, प्रॉब्लम हमारे लाइफस्टाइल में होती है। तो अगर हम फैक्ट नंबर 3 की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम जेनेटिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपके पेरेंट्स में या फिर आपके किसी क्लोज रिलेटिव में आपको अर्ली बाल्डनेस देखने को मिल रही है, यानी गंजापन देखने को मिल रहा है, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप में भी वो चीज़ें देखने को मिले, अर्ली बाल्डनेस देखने को मिले। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली ये है कि जेनेटिक्स का मतलब ये नहीं है कि वो उस चीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना हमारे लिए क्या होता है, काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं कि होम्योपैथी का हेयर फॉल में क्या अप्रोच होता है। तो होम्योपैथी का मेन फोकस जनरली सिर्फ बालों पर नहीं होता है बल्कि पूरे पर्सन की बॉडी को समझने पर होता है। केस टेकिंग के दौरान हम उस पर्सन से जनरली क्या क्वेश्चन आस्क करते हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपका एंजाइटी लेवल कैसा है, आपका स्लीप साइकिल कैसा है, प्रॉपर डाइट कैसा है, आपका कोई फैमिली हिस्ट्री रहा है कि नहीं रहा है, आपका हेयर फॉल कब से स्टार्ट हुआ है। तो इन सभी फैक्टर को समझने के बाद ही हम किसी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या निकल कर आई कि अगर आपका हेयर फॉल आयरन डेफिशिएंसी, थायराइड डिसऑर्डर या किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रहा है तो यहाँ पर प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ केसेस में तो हमें ब्लड टेस्ट या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन की भी नीड पड़ती है। हेयर फॉल को इग्नोर करना या फिर इंटरनेट रेमेडीज़ पर डिपेंड रहना है, ये बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है। तो अगर हम फैक्ट नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हेयर जो होता है वो डेड नहीं होता, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे जो हेयर होते हैं वो कम्प्लीटली डेड होते हैं, बट इट इज़ अ लाई। ये कम्प्लीटली मिथ है, क्योंकि हमारे जो हेयर के फॉलिकल्स होते हैं जो कि स्किन के नीचे लाई करते हैं वो अलाइव होते हैं और हाईली एक्टिव होते हैं, और वहीं से हमारी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो अगर हम फैक्ट नंबर 6 की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हेयर की अपनी खुद की लाइफ साइकिल होती है। हर एक हेयर जो होता है वो 3 फेजेस से होकर गुजरता है। पहला फेज़ होता है ग्रोथ फेज़, दूसरा फेज़ होता है ट्रांजिशन फेज़, तीसरा फेज़ होता है शेडिंग फेज़। ग्रोथ फेज़ में हेयर जो होता है वो एक्टिवली ग्रो करता है, और ट्रांजिशन फेज़ में ग्रोथ जो होती है हेयर की वो स्लो हो जाती है, और शेडिंग फेज़ में जाहिर सी बात है हेयर जो होते हैं वो शेड डाउन होना चालू हो जाते हैं, मतलब हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम फैक्ट नंबर 7 की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आपके हेयर को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है।
अगर आपके बालों में लो लेवल ऑफ आयरन है, विटामिन डी है, प्रोटीन की कमी है, जिंक की कमी है, तो आप में भी कोई ना कोई हेयर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो अगर हम फैक्टर नंबर 8 की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि पुअर स्लीप जो होती है वो हेयर की हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि स्लीप के दौरान सोते समय हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, स्लो हो जाते हैं और हमारी हर एक सेल क्या करती है, रिपेयर करती है, रीजनरेट करती है उस दौरान। तो जब हमारी स्लीप ही एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगी, स्लीप साइकिल में ही डिस्टर्बेंस आएगी, तो हमारी बॉडी को मेंटेन करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, रिपेयर करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, जिस वजह से हमारी हेल्थ पर भी इफेक्ट आ सकता है। तो अगर हम फैक्टर नंबर 9 की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हेयर फॉल और हेयर ब्रेकेज में क्या होता है, डिफरेंस होता है। हेयर फॉल में हेयर जो होता है वो एकदम रूट से निकल जाता है, शेड ऑफ हो जाता है, और हेयर ब्रेकेज में जो हेयर होता है वो मिडिल से, कहीं बीच से क्या होता है, टूट जाता है, चाहे वो हीट की वजह से हो, चाहे वो किसी केमिकल की वजह से हो, चाहे किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से क्यों ना हो। तो फैक्टर नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो शैम्पू हर बार एक मेन सॉल्यूशन नहीं होता है, शैम्पू चेंज कर देना, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि उनके हेयर फॉल जो होते हैं वो बार बार शैम्पू को चेंज करने की वजह से हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके बालों का झड़ना स्ट्रेस की वजह से है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है आपको पहले से हो रखी है उस वजह से है, तो फिर आप चाहे जितने भी शैम्पू चेंज क्यों ना कर लो, आपका हेयर फॉल नहीं रुकने वाला है। तो चलिए जानते हैं होम्योपैथी का अप्रोच। होम्योपैथी जनरली हमारे बॉडी को समझना, उसको प्रॉपर डायग्नोस करना, और इन केस ऑफ हेयर फॉल के केस में हम उस पर्सन के स्ट्रेस लेवल को देखना, एंजाइटी लेवल को देखना, और स्लीप साइकिल को देखना, और कुछ अदर मेडिकल प्रॉब्लम है कि नहीं है उस पर्सन में, इसको देखना, उसको डायग्नोस करना, और फिर ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक प्रॉपर रेमेडी को सेलेक्ट करना, ये काम होता है होम्योपैथी का, ये अप्रोच होता है होम्योपैथी का इस केस में। तो होम्योपैथी में कुछ कॉमनली डिस्कस रेमेडीज़ होती हैं जो कि हेयर फॉल के केसेस में काम आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थूजा ऑक्सीडेंटलिस। तो कभी कभार जब हमारे बालों में डैंड्रफ होता है या फिर स्काल्प से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो इस कंडीशन में हम थूजा ऑक्सीडेंटलिस को कंसीडर कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज लाइकोपोडियम क्लेविटम। तो लाइकोपोडियम क्लेविटम मेल पैटर्न बाल्डनेस के केस में, हेयर थिनिंग के केस में, या फिर प्री मैच्योर हेयर लॉस के केस में, कुछ इंडिविजुअलाइज्ड केस में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कब कंसीडर किया जाता है, जब आपका डिफ्यूज़ हेयर फॉल हो रहा हो। डिफ्यूज़ हेयर फॉल का मतलब हो रहा हो जब बाल आपके गुच्छे के फॉर्म में एकदम गिर रहे हो, आपका पूरा स्काल्प जो है वो बिना बालों का हो गया हो, एकदम खाली खाली हो गया हो, बाल आपके दिख ही ना रहे हो, तो उस केस में हम इस रेमेडी को कंसीडर कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड हम कब कंसीडर करेंगे, जब आपका हेयर ब्रेकेज हो रहा हो, या फिर आपको पहले से कभी हेयर फॉल से रिलेटेड कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर रहा हो, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, इस रेमेडी को कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है नेट्रम म्यूरेटिकम। स्ट्रेस, ग्रीफ, इमोशनल डिप्रेशन के कंडीशन में भी क्या होता है, हमारे हेयर फॉल स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर फॉल क्या होता है, होने लगता है। तो इस कंडीशन में हम नेट्रम म्यूरेटिकम रेमेडी को कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये निकल कर आई कि जो भी मैंने रेमेडीज़ अभी डिस्कस करी है वो रेमेडीज़ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यानी करेक्ट रेमेडी जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकती है, और हमें सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आता है निकल कर कि दो लोगों का सेम हेयर फॉल हो सकता है, लेकिन होम्योपैथी में अगर हम देखें तो उनके सिम्टम अलग होने की वजह से हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग रेमेडीज़ प्रेफर करते हैं। यही होम्योपैथी का सही अप्रोच माना जाता है। तो आज की वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि हेयर फॉल होने का कोई एक रीज़न नहीं है, उसके कई रीज़न हो सकते हैं, और किन्हीं दो लोगों के सिम्टम मैच भी कर सकते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर किसी एक को हेयर फॉल स्ट्रेस की वजह से हो और किसी दूसरे को हेयर फॉल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो, तो यहाँ पर हेयर फॉल को समझना, उसका प्रॉपर कॉज आइडेंटिफाई करना, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनाना, ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। याद रखिए कि हेल्दी हेयर की फाउंडेशन सिर्फ प्रॉपर मेडिसिन लेने से नहीं, बल्कि स्ट्रेस को मैनेज करने से और प्रॉपर डाइट लेने से, हमारे स्लीप वॉक साइकिल को सुधारने से और ओवरऑल हेल्थ से भी आती है। तो आपका हेयर फॉल किस वजह से हो रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।